नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। एक तरफ आपको भारत के राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, उसमें बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम आपने करंट इंक्लूड किया है तो बहुत अच्छा है। तो मैंने आज के क्लास में भी करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। दूसरी चीज, जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्वेश्चन के बाद थोड़ा कम टाइम देती थी, तो वो भी मैंने इम्प्रूव किया है। अब मैं क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा वेट करती हूँ, आप लोगों को उत्तर देने का समय देती हूँ, उसके बाद उत्तर देती हूँ। अगर तब भी किसी को लगता है कि मैं उत्तर बहुत जल्दी दे रही हूँ, तो उस कंडीशन में क्लास मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और अपना उत्तर दे लिया करिए, क्योंकि हमें टाइम को भी मैनेज करते हुए चलना है कि हम मतलब टाइम को ध्यान रखते हुए आपको मैक्सिमम रिवीजन करा सके, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम आपको दे सके। ठीक है, तो इसलिए टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। तीसरी चीज जो मैंने देखा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम पीवाईक्यू मत इंक्लूड करिए, मतलब जो पहले के क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं आपके परीक्षा में, उनको मत इंक्लूड करिए, खाली नए प्रश्नों को डिस्कस करिए। इसमें मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि हम दोनों को, नए प्रश्नों को और जो पूछे गए प्रश्नों को एक साथ लेकर इसलिए चलते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल सके कि पेपर में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट रहेंगे, और जब आप अपनी बुक को रीड करते हैं ना, तो आपके दिमाग में खुद क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी रिवीजन जरूरी है, वो भी, और साथ ही साथ नए प्रश्नों का भी। ठीक है, तो अभी तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी क्लास में। अगर कोई भी दिक्कत होती है इसके बाद भी तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना क्लास। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। हमारे पास अच्छा खासा समय है तो हम अच्छी खासी तैयारी करेंगे। तो कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए अब इस प्रश्न में थोड़ा सा समय दूंगी मैं आप लोगों को। एक तरफ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, एक तरफ आपको हाईएस्ट पीक्स दी गई है। तो बताइए, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? समय दे रही हूं आप लोगों को, बताइए, मैं उत्तर दूंगी फिर। तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा चोटी। ठीक है, तो यहां पर ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ दो जगह दिया गया है। फिर राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान में गुरु शिखर, ठीक है, बी का थर्ड। नागालैंड की बात करेंगे तो सारामती, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की धूपगढ़। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्लास। जब हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में डोडा बेटा चोटी, ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान में गुरु शिखर चोटी, नागालैंड में सारामती चोटी और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। Which of the following is the largest lagoon lake situated on the east coast of India? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी लैगून झील की बात की गई है। तो पहला आपको दिया गया है पुलिकट, दूसरा चिल्का दिया गया है, फिर उसके बाद कुलेरू दिया गया है, फिर किलीवेली दिया गया है।
समय लीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी में से कौन सा उत्तर होगा आपका? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो है चिल्का झील। ठीक है, और ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। एक चीज याद रखिएगा, ये रामसर स्थलों की सूची में भी है, रामसर साइट लिस्ट में भी चिल्का लेक है आपका। ठीक है, और अगर हम उड़ीसा में देखेंगे, ये पहले याद रखिएगा उड़ीसा में है ये, उड़ीसा के किन किन जिलों में है ये में पड़ती है, तो याद रखिएगा पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में विस्तृत है ये। जब हम पुलिकट झील की बात करते हैं तो पुलिकट झील आपकी कहां पर है बताइए? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है ये याद रखिएगा पुलिकट झील के बारे में। कुलेरू झील की हम बात करेंगे तो कुलेरू झील का संबंध कहां से है? ये आंध्र प्रदेश से। और किलीवेली झील की हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु हो गया। तो स्टेट के नाम याद रखिएगा, पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर है। कुलेरू झील की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। किलीवेली झील की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य में है। और चिल्का झील मैंने बता दिया उड़ीसा में है। थोड़ा सा आप यही याद रखिएगा, ये उड़ीसा के 3 जिलों में पड़ती है। ठीक है, यहां पर मैं एक बार आपको दिखा देती हूं, देखिए लिखा है यह झील उड़ीसा के 3 जिलों में पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में विस्तृत है। इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनता है। तो हो सकता है आपको दे दे चिल्का झील से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट, जैसे पहला स्टेटमेंट दे दे कि ये लार्जेस्ट लगून है जो कि आपके ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित ये सबसे बड़ी लैगून की झील है। दूसरा आपको दे दे ये उड़ीसा में है। ठीक है, और ये उड़ीसा के 3 जिलों में विस्तृत है। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट अगर दे दिया कि ये रामसर साइट में है तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है उनको पढ़ा करिए, क्योंकि आप एक चीज तो नोटिस कर रहे हैं कि आपके पेपर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको पूछने का तरीका जो है वो बदल रहा है। पहले डायरेक्ट प्रश्न बनते थे, अब स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न आपके बन रहे हैं। अब इस प्रश्न को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बताइएगा, आप समय लीजिए। यहाँ पे हुंडरू जल प्रपात की बात की गई है, चचाई की बात की गई है, धुआंधार की बात की गई है और बूढ़ा घाघ जल प्रपात की बात की गई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मैं आपको समय दे रही हूं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। लीजिए समय क्लास। तो यहां पर देखिए, जब हम हुंडरू जल प्रपात की बात कर रहे हैं तो ये सुवर्णरेखा नदी पर है। ये बिल्कुल सही है, एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए। मैं आपको बता रही हूं, वाटरफॉल जो है वो आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक में नोट कर लीजिए। ठीक है, चचाई जलप्रपात की बात करेंगे तो ये बीहड़ नदी में है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे, ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की बात करेंगे, ये कांची नदी पर है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपके नॉर्थ कोल रिवर पर है, ये चीज याद रखिएगा। झारखंड में है ये, और इसको हम लोथ फॉल के नाम से भी जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? डी आपका करेक्टली मैच नहीं था। और जितने वाटरफॉल है कि हुंडरू सुवर्णरेखा पर है, चचाई बीहड़ पर है, धुआंधार नर्मदा पर है, रट डालिएगा। ठीक है, और अभी हमने देखा बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका नॉर्थ कोल रिवर पर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है लोथ फॉल की हम बात करेंगे, इसे ही हम बूढ़ा घाघ भी कहते हैं, और ये आपका झारखंड में है। ठीक है, और यहां पर आपका जिस रिवर पर है ये वो आपका बूढ़ा रिवर है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? नॉर्थ कोल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आपको बूढ़ा रिवर ही दे देगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज करना पड़ेगा तो नॉर्थ कोल रिवर दे देगा। तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ कोल रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है आपकी बूढ़ा रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा चीजें। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, तो यहां पर देखिए कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो गोकक की अगर हम बात करेंगे, जो गोकक वाटरफॉल है वो घाट प्रभा पर है,
जो कि एकदम सही है। ठीक है, याद करिएगा गोकाक वाटरफॉल किस पर है, घाट प्रवाह पर है। दूध सागर की हम बात करेंगे तो ये मांडोवी रिवर पर है, बिल्कुल सही है। धुआंधार हमने देखा नर्मदा पर है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा है। दूध सागर जो है वो मांडोवी पर है और धुआंधार जो है वो किस पर है, जल्दी से बोलो, नर्मदा पर है, नर्मदा पर है। यहाँ पर अगर हम बूदकाक की बात करेंगे तो वो किस पर है, महानदी पर नहीं है। अभी हमने देखा ये आपका किस पर है, किस रिवर पर है, मेरे साथ बोलो, बूरा रिवर पर है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ कोल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट वाटरफॉल, बताइए कौन सा है, ए बी सी डी, कौन सा है। जोग जलप्रपात है, कुंचिकुल है, या फिर रकीम कुंड जलप्रपात है, या फिर केवटी जलप्रपात है। तो यहां पर सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुंचिकुल जलप्रपात है, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे जोग जलप्रपात में और कुंचिकल जलप्रपात में। यहां पर आपका कुंचिकल जो था वो सही उत्तर माना गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर जलप्रपात दिया गया है, वाटरफॉल दिया गया है, नदी दिया गया। अब तो इतना आपको याद भी हो गया होगा, अभी हमने देखा है, कौन कौन सा हमने देखा है बताइए। हमने दूध सागर देखा है, दूध सागर जलप्रपात कहां पर है, मांडवी रिवर पर है ना। ठीक है, गोकाक अभी हमने देखा है, गोकाक किस पर है, घाट प्रभा पर है। सी का फर्स्ट, ए का फोर्थ। और जो जलप्रपात की हम बात करेंगे तो ये किस पर है, ये आपका किस पर है बताइए, जोग जलप्रपात, ये आपका शरावती रिवर पर है। और डुडुमा की हम बात करेंगे तो ये किस पर है, ये मंचकुंड नदी पर है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए क्लास, अभी तक हमने कितने वाटरफॉल्स को देखा है, सब आप देखिए परीक्षा में प्रश्न बन रहा है। यही है पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत, कि आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने वाटरफॉल के जितने प्रश्न देखे हैं ये पास्ट ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो दिमाग में बना के रखिएगा, वाटरफॉल की लिस्ट एक बार देख लीजिएगा और मैं भी आने वाले टेस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अब एक नए प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। तो सत्य कथन आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की हम बात कर रहे हैं। पहला है, बिरादरी पंचायत बुक्सा जनजाति का प्रमुख राजनीतिक संगठन होता है। दूसरा है, खरवाड़ जनजाति ललितपुर में निवास करती है। तो बताइए, हमने आपसे डिस्कस किया है कि खरवाड़ जनजाति कहां पर निवास करती है। खरवाड़ जनजाति जो है वो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में निवास करती है। ललितपुर में खरवाड़ जनजाति नहीं पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र वाले रीजन में ये जनजाति आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो आपका गलत है। ठीक है, पहला हम देखें, बिरादरी पंचायत बुक्सा जनजाति का प्रमुख राजनीतिक संगठन है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजाति जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, एक बार और रिवीजन कर लीजिए क्लास। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबको भूल जाता है एक समय बाद, तो अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, भुइया की हम बात करेंगे तो ये सोनभद्र जिले में मिलती हैं। चेरो की हम बात करेंगे तो ये सोनभद्र और वाराणसी जिले में। पतारी सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, पंखा पनिका सोनभद्र मिर्जापुर जिले में, बैगा सोनभद्र में, पहरिया परीक्षा में पूछा है आपका, पहरिया जो है वो सोनभद्र में, याद रखिएगा पहरिया जो है वो सोनभद्र में, और सहरिया अगर पूछेगा तो वो आपके ललितपुर में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पहरिया जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है और सहरिया जो है वो ललितपुर में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पे खरवाड़ या फिर खैरवाड़ की हम बात करेंगे तो ये
देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिले में। अभी हमने अपने क्वेश्चन में भी देखा है, वहां पर क्या दिया था कि खरवार जनजाति ललितपुर में निवास करती है। तो याद रखिएगा, खरवार जनजाति ललितपुर में नहीं, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिले में निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजकोंड, ठीक है, ये सब महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा आप, सहरिया जो है वो ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पनिका सोनभद्र मिर्जापुर में, अगरिया भी परीक्षा में पूछा गया है सोनभद्र जिले में, पतारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र में और भुइया सोनभद्र जिले में। तो सब याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजली मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश। तो बताइए, कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का, तजाकिस्तान का या फिर उज्बेकिस्तान का। तो यहाँ पर उत्तर क्या है आपका, ए, बी, सी, डी। उत्तर बताइए मुझे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है किर्गिस्तान। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। किर्गिस्तान की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किर्गिस्तान नाम, देश के नाम का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अब यहां पर देख लेते हैं, किर्गिस्तान ये रहा, बिश्केक इसकी राजधानी है। इधर आप देखेंगे आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा, उज्बेकिस्तान मिल जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, अब क्लास यहां पर जब हम बात कर रहे थे, जब मैंने इस मैप को ढूंढा आप लोगों को दिखाने के लिए कि किर्गिस्तान कहां पर है, तो मेरे आंखों के सामने कैस्पियन सी आया। तो मैंने कहा क्यों नहीं आपको कैस्पियन सी भी रिवाइज करा दे। ठीक है, तो यहां पर कैस्पियन सी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है कि कैस्पियन सी अपनी बाउंड्री किन किन देशों के साथ शेयर करता है। तो आप याद रखेंगे कजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अजरबैजान के साथ, ठीक है, और रशिया के साथ। तो आप याद रख सकते हैं तारीख से। ठीक है, तारीख से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, ठीक है, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। कजाकिस याद रखिएगा, यहाँ पे कजाकिस्तान है। तो ये कैस्पियन सी आप तारीख से याद रख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो तारीख पे तारीख करके याद कर लीजिए, कैस्पियन सी आपको कभी नहीं भूलेगा। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ आपको ट्राइब्स दिया गया है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दी गई है, स्टेट दिया गया है। तो आगामी, बिरहोर, खस और टोडा, बताइए। मैं उत्तर दूं आप लोगों को, समय देती हूं। टिक टिक 1 2 3 4 5 उत्तर दे दी। देखिए, टोडा की अगर हम बात करेंगे, टी फॉर टोडा, टी फॉर तमिलनाडु, एकदम सही है। ठीक है, अंगामी जो है वो नागालैंड में मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बिरहोर ट्राइब की बात करेंगे तो ये झारखंड में निवास करती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो खस ट्राइब दिया गया है और दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तो नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं। खस जनजाति का जो मूल निवास है वो क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे खस ट्राइब आपकी मिलती है। तो यहाँ पर सी आपका जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया था। जबकि और जो ट्राइब्स दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट द नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे कौन नेटिव नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हालचू दिया है, रेंगमा दिया है, ओनेजे दिया है, सोमपेन दिया है। तो बताइए। तो सोमपेन अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ओंजे भी पाई जाती है, हालचू भी पाई जाती है, लेकिन रेगमा नहीं पाई जाती है। रेगमा ट्राइब्स आपकी कहाँ मिलती है ये जनजाति, जल्दी से बताइए। रेगमा जो है वो नागालैंड में मिलती है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले नागालैंड की एक और ट्राइब के बारे में बात किया है, तो उसको भी रिवाइज कर लो। 2 ट्राइब्स हमने यहाँ पे नागालैंड की पढ़ी है, एक अंगामी, ठीक है, और दूसरा रेंगमा।
दोनों याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया है, दोनों नागालैंड में मिलती है। चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। The constitutional authority vested with the power of declaring caste and the tribes as scheduled caste and scheduled tribe is किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। कौन है बताइए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है कि चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर ABCD क्या है? A है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। अगर हम अनुच्छेद 341 देखेंगे और अनुच्छेद 342 देखेंगे के अनुसार देखेंगे तो राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 341 क्लॉज 1 और 342 क्लॉज 1 में के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य या फिर संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। तो किसके पास ये अधिकार होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है, चाहे हम शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कथन और कारण पर है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन वर्ष 2002 में हुआ था। दूसरा है कारण, इसका उद्देश्य राज्य राजमार्गों का विकास अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही जनरल स्टेटमेंट है। जब हम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की बात कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट हाईवे। तो ये आपका सही है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि क्या आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है उसका गठन 2002 में हुआ है? तो सोच के बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, समय दे रही हूं आप लोगों को। तो याद रखिएगा, इसका गठन 2002 में नहीं हुआ है, इसका गठन 2004 में हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही है। तो A is false, R is true। तो उत्तर क्या हो जाएगा? D आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा कलाकार कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो बताइए, इनायत खान, ठाकुर प्रसाद, बिरजू महाराज या विंदादीन? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ठाकुर प्रसाद, बिरजू महाराज और विंदादीन, ये तीनों आपके लखनऊ घराने के हैं। ठीक है, लखनऊ घराने के हैं और लखनऊ घराने के हैं और ये किससे रिलेटेड हैं? कथक से रिलेटेड हैं। लेकिन जो इनायत खान है वो कथक से नहीं रिलेटेड हैं, ये आपके सितार वादक हैं, याद रखिएगा। और किस घराने के हैं? इटावा घराने के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा था नॉट रिलेटेड टू कथक डांस। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन किन मंडलों में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो बताइए, सबसे अधिक जिले किसमें आते हैं? मेरठ फैजाबाद में, गोरखपुर वाराणसी में, लखनऊ कानपुर में, देवी पाटन या आजमगढ़ में? समय ले लीजिए। ABCD क्या सही उत्तर है आपका? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है लखनऊ कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे यूपी को तो यूपी कितने मंडल में डिवाइडेड है? यूपी 18 मंडल में डिवाइडेड है। और यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ठीक है, जिसमें से लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला आपका लखनऊ मंडल है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये कानपुर मंडल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निम्नलिखित में से कौन कौन सी मदें शामिल की जाती है? इसमें बोला गया कौन कौन से आइटम्स आपके
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको कि हम आईआईपी भी कहते हैं, आईआईपी में इंक्लूडेड हैं। तो याद रहे, बताइएगा कौन कौन से हैं। बैंकिंग है क्या, पर्यटन है क्या, खनन है क्या, विद्युत है क्या, क्या है। तो यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन की बात की गई है। तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ, क्या बैंकिंग औद्योगिक उत्पादन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है? तो क्या बोलोगे, नहीं मैम। क्या पर्यटन औद्योगिक उत्पादन है? नहीं। लेकिन खनन और विद्युत आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 3 और 4 है। देखिए क्लास, जब भी हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें मेनली हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। कितनी, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज आपकी आती हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें जो आपकी 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है, उनका जो वेटेज है वो देख रहे हैं 40.27 है। ठीक है, these comprise 40.27 of the weight of items included in the index of industrial production। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। तो कभी अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि आईआईपी में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, तो आप रिफाइनरी प्रोडक्ट बताएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को, फिर कोयले को, फिर आपके कोल को, क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को, सीमेंट को, और सबसे कम जो वेटेज है वो है फर्टिलाइजर का। याद रखिएगा क्लास, आईआईपी से प्रश्न बनता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित लौ इस्पात संयंत्रों में से किन संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो किन की गई थी बताइए, बोकारो की, राउरकेला की, या फिर भिलाई की? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी में से? थोड़ा समय लीजिए, बताइए मुझे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी देती हूं, हिंट दूं आप लोगों को। जिन आयरन स्टील प्लांट का सेटअप हुआ है सेकेंड 5 ईयर प्लान में, उसमें से एक आयरन स्टील प्लांट आपके जर्मनी के सहयोग से बना है। ठीक है, दूसरा रशिया के सहयोग से बना है, एक आपका उड़ीसा में है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ में है। तो बताओ उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी में से? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। राउरकेला और जो भिलाई है ये आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान में आए थे, याद रखिएगा क्लास। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो इसकी अवधि क्या है, 1956 से 1961 है। ठीक है, और ये किस मॉडल पे बेस्ड थी, ये महान बोलिस नोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। याद रखिएगा, महान नोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। इसका लक्ष्य क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, ये याद रखिएगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना से आपके 3 स्टील प्लांट्स बने। पहला था दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पर है बताओ, वेस्ट बंगाल में है। और ये किसकी मदद से बना, ब्रिटेन की मदद से बना। तो ये याद रखना, बी की हम बात कर रहे हैं तो बी हमेशा ध्यान में रखेंगे। मतलब जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो आपका कहां पर है, बंगाल में है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल याद रखना, बंगाल में है। और किसकी मदद से बना है, ब्रिटेन की मदद से बना है। तो आप क्या बोलोगे क्लास, मैम ने क्या बताया था, जब भी हम बी की बात करेंगे तो बी हमको नहीं भूलना है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की मदद से वेस्ट बंगाल में बना था। ठीक है, अब बात करेंगे हम राउरकेला की। राउरकेला कहां पर है, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। और किसकी मदद से बना था, जर्मनी की। तो आप याद रखेंगे रोग याद रखिएगा, याद रहता है पेपर में। तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, किसकी मदद से बना है, जर्मनी की मदद से बना है। ठीक है, फिर उसके बाद है भिलाई लौह इस्पात, भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है। और किसकी मदद से बना है, ये आपके रूस की मदद से बना है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लो, जो बोकारो स्टील प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका बना था।
और जो सलेम है, विजयनगर है, विशाखापत्तनम है, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो आप याद रखोगे ना कि सेकंड पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करेंगे तो ये आपका महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड है, महालनोबिस मॉडल पर, और यहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज भी याद रखिएगा क्लास, जो बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और सलेम की जो स्थापना है वो आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो इस स्लाइड का अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को हम देखते हैं, रिजर्व बैंक के निम्नलिखित गवर्नर को उनके गवर्नर बनने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको श्री रंगराजन दिया है, विमल जालान दिया है, टी सुब्बा राव दिया है और रघुराम राजन दिया है। इस प्रश्न को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप समय लीजिए थोड़ा सा और इस प्रश्न को हल करिए। अगर आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे रीसेंट नाम आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, रघुराम राजन का है, तो 4 आपका होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखिए श्री रंगराजन, तो हमें ये पता है कि जब एलपीजी वाला जो दौर था उस समय श्री रंगराजन थे आरबीआई गवर्नर, तो यहाँ पर 1 होगा, तो ये 2 जगह। तो एक चीज तो हमने क्लियर कर ली है, हम 50% पे पहुंच गए हैं, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है ए, श्री रंगराजन के बाद विमल जालान, फिर सुब्बा राव, फिर रघुराम राजन, तो ए आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम देखें, हम आरबीआई के गठन की बात करें तो आरबीआई की स्थापना वर्ष क्या है, 1935 है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। याद रखिएगा, सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे इसके पहले गवर्नर थे। और अगर परीक्षा में पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्यों के विषय में कौन सा सत्य है। ठीक है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है, मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है आपका। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए, बी, सी, डी में से क्या है, आपको पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करती है ऑन द पीपल, नैतिक जिम्मेदारियां आरोपित करती है, ये आपका सही है। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मेड इफेक्टिव बाय अ कोर्ट ऑर्डर, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय आदेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है वो गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। ठीक है, न्यायालय आदेश एक मौलिक अधिकार से संबंधित लेख है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की दशा में जारी करता है। यहाँ पे इतना आप अभी कंफ्यूज मत होइए, बस आप ये याद रखिए कि मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आपको ये पता है, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें या फिर हाई कोर्ट में अपील करें। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आर्टिकल 226 है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है। तो ये चीज याद रखिएगा अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों में इस न्यायोचित प्रकृति का नहीं होता है, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों पर नैतिक जिम्मेदारियां आरोपित करते हैं, ये सही है। इसके नापालन करने की दशा में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है या गैरवाद योग्य उपबंध है। इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कुछ पॉइंट्स आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड पता होना चाहिए। वो क्या क्या है, मौलिक कर्तव्य आपकी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आए हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, मौलिक ड्यूटीज की हम बात कर रहे हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी की बात हम यहाँ करते हैं। इसको हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, जब ये जोड़ा गया था तो उस समय हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक और फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, आपका
ठीक है, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। ये भी चीज आप याद रखेंगे। किस आर्टिकल में हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं? तो आर्टिकल 51A में। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? बताइए। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की गई है। इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। पहला अविश्वास प्रस्ताव राजीव गांधी के विरुद्ध लाया गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की गई है। समय लीजिए। ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो हम आपको उत्तर बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने प्रश्न को दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्लास रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। एक मोशन आपका होता है सेंसर मोशन। जब सेंसर मोशन लाया जाता है तो उस समय रीजन बताने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे सेंसर मोशन जो है वो किसी एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास होता है तो पूरे कैबिनेट को, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या? हमें अपनी सरकार पर भरोसा ही नहीं है। जब जिसकी सरकार बनी है उस पर हमें भरोसा ही नहीं है तो क्या होगा? लोकसभा आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ये चीज क्लियर है ना? इसीलिए परीक्षा में एक प्रश्न बनता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके राज्यसभा में और लोकसभा में कहां पारित होता है? तो याद रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो खाली लोकसभा में पारित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है वो आपकी परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो सकती है। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब आपको अपने सरकार पर भरोसा ही नहीं रहा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो पूरा मंत्रिमंडल आपका रिजाइन करता है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। इतनी चीजें याद रखिएगा। बस यहाँ पर एक सेंसर मोशन से मत कंफ्यूज होइएगा। जो सेंसर मोशन होता है वो आके किसी एक स्पेसिफिक मंत्री के अगेंस्ट आ सकता है कि हमें इस मंत्रिमंडल से दिक्कत है, हमें इस मंत्री से दिक्कत है, यहाँ पर करप्शन चल रहा है और इस कारण हम ये सेंसर मोशन इनके अगेंस्ट लेकर आते हैं। यहाँ पर रीजन बताना जरूरी होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज ब्रॉट अगेंस्ट राजीव गांधी। ये भी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डी, नीदर 1 नॉर 2। याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें कि भारत में पहला जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में लाया गया था और यह प्रस्ताव आपका पारित नहीं हो पाया था। भारत में अब तक प्रस्तुत किए गए एक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सके हैं। पर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्रावधान दिए गए हैं, तो जो सही है उसका उत्तर बताइएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके समय लेके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए क्लास, अपने आंसर को बताइए, अब मेरे आंसर को उसके बाद सुनिएगा। तो मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूं। जब हम अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति की पदावधि से, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ए का सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद जब हम 56 की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, तो बी का थर्ड हो गया। जब हम 66 की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, सी का फर्स्ट हो गया। और 67 जो है वो राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में है, यहां पर आपका डी का फोर्थ हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कथन कारण पे बेस्ड है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से की गई है। दूसरा है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ पार्लियामेंट्री एक्ट। बताइए। और दूसरा है आपका क्या है? यहाँ पर दूसरा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर
आपका सही उत्तर जो है वो आपका बी है, दोनों ही आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल हमारे ओरिजिनल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये चीज याद रखिएगा। ट्रिब्यूनल की मैं बात कर रही हूँ। ट्रिब्यूनल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, किस पार्ट में? 15A में ट्रिब्यूनल्स जोड़ा गया, ये चीज याद रखिएगा। अब इसमें आपके दो आर्टिकल्स आते हैं, 323A आता है और 323B आता है। ठीक है, जब हम 323A की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। और जब हम 323B की बात कर रहे हैं तो हम अदर ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं। इसको हम और अच्छे से समझते हैं, यहां पर व्याख्या में देखिए। मूल संविधान में अधिकरणों की व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट 15 क को जोड़कर अधिकरण की व्यवस्था लाई गई, ट्रिब्यूनल की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे आर्टिकल 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करती है, आर्टिकल 323B जो है वो अदर ट्रिब्यूनल से डील करती है। अगर आपसे पूछिए एनजीटी जो है वो किस ट्रिब्यूनल के अंडर में आता है, वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है, तो आप बताएंगे 323B के अंडर आता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं ये आपके पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं। यहाँ पर एक दो डिफरेंसेस और हैं, वो आपको अपने परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। वैसे मैंने ये चीज आपसे पहले भी डिस्कस की है, मुझे ये चीज याद है, लेकिन रिवाइज कर लीजिए। जब हम आर्टिकल 323A की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? हम प्रशासनिक अधिकरण की बात कर रहे हैं, इसको खाली पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकता है। अगर पूछेगा कि प्रशासनिक अधिकरण को कौन आपका स्टैब्लिश कर सकता है, तो आप बोलेंगे खाली पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन जो अदर मैटर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि आपके 323B में दिए हैं, उनको पार्लियामेंट भी आपका स्टैब्लिश कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टैब्लिश कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टिकल 323A जिसमें कि हम प्रशासनिक अधिकरण की बात कर रहे हैं, वो खाली आपका एक ही होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे है, सेंटर की बात करें, पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर रहा है, और स्टेट में भी खाली एक होगा, ये चीज याद रखिएगा। आर्टिकल 223A में बोला गया ओनली वन ट्रिब्यूनल फॉर द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट, और 2 और मोर स्टेट, हो सकता है एक स्टेट के लिए एक ट्रिब्यूनल हो या एक ट्रिब्यूनल जो है वो कई स्टेट्स के लिए हो, ये चीज क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब हम 323B की बात करें, जिसमें हम अदर मैटर्स के ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बात करें, जैसे एनजीटी की बात करें या कोई और ट्रिब्यूनल हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल हो, कुछ भी, उसमें आपकी हायरार्की हो सकती है ट्रिब्यूनल्स की, मतलब एक ही मैटर्स से रिलेटेड कई ट्रिब्यूनल्स आपके हो सकती हैं। ये चीज याद रखिएगा क्लास। जब भी आपसे पूछेगा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल आपके किस आर्टिकल में, आप क्या बोलेंगे? 323A में। और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को खाली स्टैब्लिश कर सकता है पार्लियामेंट, और सेंटर में खाली एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगा और स्टेट्स में भी खाली एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगी। लेकिन 323B में, जिसमें कि हम अदर मैटर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, वहां पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर भी इससे क्या कर सकता है? आपका स्टैब्लिश कर सकता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपसे रिवाइज कर लिया है, इसके पहले वाले टेस्ट में भी मैंने डिस्कस किया है आपसे ये सब चीजें। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं, कथन कारण पर है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों में किया जाता है। दूसरा है, भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्यों के उप मुख्यमंत्री से नीचे होता है। तो बताइए आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है? समय लीजिए, ABCD में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो यहां पर आपका जो A है वो आपका गलत है, ठीक है, लेकिन R जो है वो आपका करेक्ट है, तो उत्तर D हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा अनेक राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, कार्यक्रमों के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है, ना कि जो दिया गया था कि दैनिक कार्यों के लिए, दैनिक कार्यों के लिए नहीं बनाया जाता है वरीयता क्रम।
जो समारोह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए ही इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें वरीयता क्रम का वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की वरीयता क्रम में स्थान 11वीं है, जबकि राज्यों के उप मुख्यमंत्री का क्रम में वरीयता जो है वो 10वीं है। ठीक है, इस प्रकार भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्यों के उप मुख्यमंत्री से नीचे होता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा हायर होता है फ्रीजिंग पॉइंट से। तो यहां पर आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है? याद रखिएगा क्लास, आपसे बोला गया है ट्रू स्टेटमेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों ही आपके गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा अपरूप सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा फास्फोरस होता है, ये बोला गया है। पहला रेड फास्फोरस, दूसरा ब्लैक, तीसरा पर्पल या फिर व्हाइट फास्फोरस। बताइए। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? व्हाइट फास्फोरस। डी आपका सही है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस है। अगर हम व्हाइट फास्फोरस के यूजेस की बात करें तो आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है, युद्ध काल के दौरान इसको अग्नि बम बनाने में, धूम्र बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस अगर कॉस्टिक सोडा के साथ घुल जाए तो के साथ गर्म करने वाले फॉस्फीन प्राप्त होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। श्वेत फास्फोरस का कास्टिक सोडा के घोल के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन प्राप्त होता है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो परीक्षा में अगर पूछे कि फॉस्फीन किससे प्राप्त होता है तो श्वेत फास्फोरस से प्राप्त होता है, जब इसको हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तत्व नहीं है? कौन सा धातु तत्व नहीं है? तांबा आपका धातु है, प्लैटिनम आपका धातु है, स्वर्ण आपका धातु है, गंधक सल्फर जो है वो धातु नहीं है। ये एक आसान प्रश्न था, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। मनुष्य के एक जबड़े में 2 स्वर्ण दांत पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है अमाशय में श्रावित HCl, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इसको L कर लो, मुख्य रूप से भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, बताइए। मनुष्य के जबड़े में, लोग कहते नहीं अपने 32 दांत मत दिखाओ, मतलब जब खुश हो तो 32 के 32 दांत दिखा रहा है। तो 32 दांत होते हैं ना, और जबड़े में 6 का वो होता है, 2 टीथ नहीं होता है, 2। ठीक है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर यहाँ पर आप याद रखिएगा, आपके 6 प्रत्येक जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें HCl का, तो अमाशय से श्रावित होता है HCl। ठीक है, जो कि भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। ये चीज याद रखिएगा, अम्लीय बनाता है। तो अमाशय में यहाँ पर आपका क्या बोला गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स पूछा गया। तो ये तो आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। अमाशय में श्रावित होने वाला HCl मुख्य रूप से भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, पच सके। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्साह की स्थिति का अति भयंकर रोग है, जिसमें रोगी अति भ्रमित, उत्तेजित व हिंसात्मक बन जाता है? तो बताइए किस रोग में? पीडोफीलिया में, ठीक है, डेलिरियस मेनिया में, डिप्रेसिव स्टूपर में, या फिर पैरानोया में? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है डेलिरियस मेनिया में। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वंश दिया है, संस्थापक दिए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, उत्तर दीजिए। वकाटक, पल्लव, होयसल और परमार। तो वकाटक वंश की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए। वकाटक की।
वकाटक की जो स्थापना थी वो विंध्य शक्ति ने की थी। ठीक है, तो ए का फर्स्ट हो गया, बहुत सही। फिर पल्लव वंश की बात करेंगे, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी, बी का सेकंड हो गया। होयसल की बात करेंगे, होयसल की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और परमार की उपेंद्र राज ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे संस्थापक के नाम पूछे हैं, डायरेक्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तुगलक वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं, थोड़ा समय लगेगा इसमें ना। नसीरुद्दीन महमूद दिया है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिया है और अबू ब्रग शाह दिया है। तो बताइए, टाइम लीजिए, ए बी सी डी में से क्या सही उत्तर होगा? अगर हम तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे ना। बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहां पे आपका सही उत्तर जो है वो बी होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे अबू बर्क मिलेंगे, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह और फिर नसीरुद्दीन महमूद। याद रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें, इसी के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और इसी के समय में खिज्र खान ने इसे हटाकर सैयद वंश की स्थापना भी की थी। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए क्लास, नसीरुद्दीन महमूद ने 1394 से 1414 तक शासन किया था। इसी के समय तैमूर ने आक्रमण किया भारत पर और इसी के समय खिज्र खान ने इसे हटाकर सैयद वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी और दूसरा है, इन्होंने अमृतसर को सुकरचारिया मिसल से छीन लिया था। अब बताइए, पेपर में प्रश्न एक बार बना था कि रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से रिलेटेड थे, किस मिसल से संबंधित थे? तो वहां पर जो उत्तर दिया था वो था सुकरचारिया मिसल से। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन्होंने अमृतसर को सुकरचारिया मिसल से नहीं छीना। अगर आपने पास रह के क्वेश्चंस लगाए हैं तो आप इसको बता सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि रणजीत सिंह सुकरचारिया मिसल से संबंधित थे। यहां पर जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने अमृतसर को सुकरचारिया मिसल से छीन लिया, ये गलत है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इन्होंने अमृतसर को 1805 में भंगी मिसल से, किससे? भंगी मिसल से छीन लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये आपका सही है। यहां पर आपका बोला गया है ट्रू स्टेटमेंट, तो खाली एक सही है। अगर हम जमान शाह की बात करें तो जमान शाह ने ना पंजाब पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन जब इन लोग के बीच में युद्ध हुआ तो अमृतसर में अफगान सेना को भारी नुकसान पहुंचा और उन्हें इतना मारा पीटा गया ना, बहुत मारा पीटा गया और लाहौर तक उनका पीछा किया गया मारते मारते। लौटते वक्त जमान शाह थे, इनकी कुछ तोपें नदी में गिर गई थी। तो रणजीत सिंह ने क्या किया था? रणजीत सिंह ने इन तोपों को बाहर निकालकर वापस कर दिया था जमान शाह को। तो जमान शाह को जब पता चला कि रणजीत सिंह ने इनकी जो तोपें गिर गई थी पानी में, उसको निकला के इन्हें वापस किया है, तब उन्होंने इन्हें किंग की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है बोला गया है, इनकरेक्ट है बोला गया है? ध्यान से पढ़िएगा। पहला है कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। क्लास अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि पाकिस्तान के प्रस्ताव को माउंटबेटन प्लान में ही आपके स्वीकार किया गया है। तो परीक्षा में कभी भी आपको दे कि वेवल्स प्लान में पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, या फिर कैबिनेट मिशन में, या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, सबका आंसर एक बड़ा सा क्या है? नो है। पाकिस्तान की डिमांड आपके माउंटबेटन प्लान में ही एक्सेप्ट की जाती है और उसके बाद आपको पता है भारत का बंटवारा हो जाता है। ठीक है,
ये चीज याद रखिएगा। तो इट रिजेक्टेड द पाकिस्तान प्रपोजल डिमांड, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था की बात की गई थी। फिर दूसरा है प्रांतों का विभाजन दो समूहों तथा समूह का और समूह खा में किया गया था। और आखिरी है देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या फिर ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र होगी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब भी हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन में मेनली हम बात करते हैं समूह का के ABC की बात करते हैं, तो क ख ग समूह की बात करते हैं। तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था आप इसमें, ठीक है। और इसमें जो नेटिव्स थे, जो सक्सेसर थे, उनको ये परमिशन दी गई थी, मतलब आजाद किया गया था, अगर आप चाहें तो किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, अगर ना चाहे तो नहीं ज्वाइन करें। तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट आपका कौन सा है बताइए। फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो आपका सी है, क्योंकि यहाँ पे 3 समूहों की बात की गई थी और बोला गया था इन 3 समूहों का एक समान केंद्र होगा। किन किन मंत्रालय को लेके, किन किन उसको लेके, मैटर्स को लेके, रक्षा को, विदेशी को और संचार को। ये चीज क्लियर हो गया होगा, सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था जब सर्वप्रथम भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो बताइए कौन था जब पहली बार जो सिविल सेवा परीक्षा थी वो भारत और विदेश में, ठीक है, इंग्लैंड में एक साथ हो रही थी। तो उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, लॉर्ड रीडिंग थे या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? समय लीजिए, उत्तर दीजिए। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है लॉर्ड रीडिंग, सी आपका सही उत्तर है। यहां देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग का अगर हम देखें समय, तो ये 1921 से 26 तक भारत के वाइसरॉय रहे, ठीक है। और 1923 में पहली बार भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया, ठीक है। पहली बार भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई, ये चीज याद रखिएगा। अब यहीं पे अगर लॉर्ड रीडिंग का समय काल हम देखें तो इनके समय में और क्या क्या चीजें हुई थी। चौरी चौरा कांड हुआ था, मोपला का विद्रोह हुआ था, स्वराज पार्टी 1923 में गठन हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ये सब याद रखिएगा। दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यहां पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड दिया था ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में क्या क्या चीजें हुई थी बताइए। इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो लॉर्ड रीडिंग के पहले थे, तो इन्हीं के समय पे जलियांवाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट और आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो इनके समय क्या हुआ था, 1911-12 का समय है ये, नहीं 11-12 के समय में बताइए क्या हुआ था। दिल्ली दरबार हुआ था जिस समय बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे तो ये कौन सा समय है, एक मिंटो एक्ट आया है ना, मॉले मिंटो एक्ट 909 में ना, जिसमें कि क्या बोला गया था, जिसमें बोला गया था कम्युनल, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए, और इन्हीं के समय में मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हुआ था 1906 में। तो अच्छा खासा रिवीजन हुआ ना आप लोगों का। बताओ चेम्सफोर्ड के समय में क्या हुआ है, रॉलेट एक्ट आया है, जलियांवाला बाग आया है, और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या हुआ है, चौरी चौरा कांड हुआ है। पहली बार जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लैंड और इंडिया में एक साथ कंडक्ट कराया गया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और स्वराजिस पार्टी का गठन हुआ है 1923 में। तो याद रखिएगा सब। आगे बढ़ते हैं। सेव नामक पहल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण से है, गिद्ध, भालू, चीता या फिर गंगा डॉल्फिन। यहाँ पर अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो वी आपको एक जगह मिल रहा है, और यहाँ पर जो बी है वो आपका वल्चर के लिए है। तो ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यहाँ पे मैं लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेविंग एशियाज वल्चर
फ्रॉम एक्सटिंक्शन, खत्म होने से इन्हें बचाना है। अच्छा क्लास, एक चीज याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता था कि कौन सी ऐसी दवा थी जिस पर कि प्रतिबंध लगाया गया था, इसलिए क्योंकि जो वल्चर थे वो मरे जा रहे थे, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही थी। तो वो दवाई कौन सी थी? डिक्लोफेनाक थी ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा, यहां पर हम इसको पढ़ते हैं। यह कार्यक्रम गिद्धों के संरक्षण से संबंधित था। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक, ठीक है, डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि ये जानवरों से गिद्ध में स्थानांतरित हो जाती थी और जो गिद्ध के मौत का प्रमुख कारण बन रही थी। याद रखिएगा, ये चीज परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से तोतापुरी किस फल की प्रजाति है? अब इस फल का मौसम आ गया है और ज्यादातर लोगों को ये फल बहुत अच्छा लगता है। अनार, अंगूर, पपीता, आम। बताओ, आम लोगों की बात है, आम, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। आरओ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ज्वार के उत्पत्ति स्थल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो बताइए, किसे माना जाता है? दक्षिण अमेरिका को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, या फिर एशिया महाद्वीप को? तो हम लोग ज्वार खाते हैं ना। मोटे अनाज की बात करते हैं, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या है? ये सब मोटे अनाज है, ठीक है। तो यहाँ पे एशियाई महाद्वीप की बात करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित सागरीय जीव समूहों को उनके आवास के आधार पर सागरीय सतह से नीचे की ओर व्यवस्थित करिए। इसको आप 28 नहीं, हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये गलती से 28 लिखा है। तो बताइए, इनको हमें सागरीय सतह से नीचे की ओर व्यवस्थित करना है। बेंथम समुदाय, प्लैंकटन, फिर नेक्टन। समय ले लीजिए। सबसे पहले आपको ऊपर सतह पे दिखेंगे प्लैंकटन, फिर नेक्टन, और सबसे नीचे आपके बेंथन है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूं, जो नीचे बैठे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बेंथम कहते हैं, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। जो पानी पानी करके ऊपर टहल रहे हैं, पी से पानी, पी से, उनको हम प्लैंकटन कहते हैं। प्लेन कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है, स्विम कर रहे हैं। और जो नीचे बैठे हैं उनको हम बेंथन कहते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, देखिए 2 1 3, 2 पहले आपका क्या है? पहले आपका प्लैंकटन है, फिर नेक्टन, सॉरी 2 3 1 ना, 2 1 3 नहीं, 2 3 1। सबसे नीचे आपके बेंथन बैठे हैं। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बेंथोस सबसे नीचे पाए जाते हैं, उसके ऊपर आपका नेक्टन पाए जाते हैं और सबसे ऊपर आपका प्लैंकटन पाए जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बरमूडा त्रिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। तो चलिए गलत कथन को चयन करिए। चलिए फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। यह दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसे शैतानी त्रिकोण की संज्ञा दी जाती है। तो आपका कौन सा गलत है आपको बताना है। तो यहां पर जो अटलांटिक महासागर, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर बोला गया। तो जो बरमूडा त्रिकोण है, बरमूडा ट्रायंगल है, वो आपका दक्षिण पूर्वी नहीं, वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये आपका गलत है। उसे हम डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका बोला गया है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एशिया के निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में संयोजित करिए, असेंडिंग ऑर्डर में। क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। कजाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। तो बताइए क्या होगा आरोही क्रम? तो इंडोनेशिया होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, 4 के बाद 3, 4 3 तो आपका हो गया। अब 1 2 में कंफ्यूजन है, 1 2 में 4 3
के बाद हम किसको रखें, हम कजाकिस्तान को रखेंगे, 1 फिर 2, 4 3 1 2, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा बी सही उत्तर है। देख लीजिए बी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं हम, इसको भी क्वेश्चन को हटा दीजिए। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। रुडोल झील के पास अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। विक्टोरिया झील 5 देशों से घिरी हुई है। यहाँ पे असत्य कथन आपको चुनना है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम रिफ्ट वैली की बात करें, ग्रेट रिफ्ट वैली, तो वो आपका स्प्लिट हो जा रहा है 2 पार्ट्स में नियर द रुडोल्फ लेक, ये सही है आपका। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ, ये सही है। लेकिन जो विक्टोरिया झील है उसको 5 देश से नहीं 3 देशों से घिरी हुई है। वो विक्टोरिया को कट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो के से केन्या, युगांडा और तंजानिया से ये घिरी हुई है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे मैप देखिए क्लास, ये विक्टोरिया झील आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे युगांडा हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया। रुडोल झील देखेंगे तो इधर देखिए केन्या में इधर की तरफ आपको रुडोल झील दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे रुडोल झील के पास जो ग्रेट रिफ्ट वैली है आपकी, वो आपके 2 भागों में विभाजित हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, विक्टोरिया लेक किसका उद्गम स्थल है बताइए, यहाँ से क्या आपकी ओरिजिनेट करती है, किसका ओरिजिन है? ये विक्टोरिया लेक आपका व्हाइट नील का ना, याद रखिएगा, श्वेत नील का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मृदा के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें सिलिका की अधिकता होती है। लेटराइट मृदा में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाली लेटराइट मृदा निचले क्षेत्रों में मिलने वाली लेटराइट मृदा से कम अम्लीय होती है। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए क्लास, लेटराइट मृदा की अगर हम बात करें तो इसमें आपके सिलिका की अधिकता नहीं होती, सिलिका की कमी होती है। ठीक है, और किसकी अधिकता होती है? लोहा और एल्यूमिनियम की। ये जो अधिकता दी गई है ये आपका कमी होनी चाहिए। इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाली लेटराइट मृदा निम्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा से अधिक अम्लीय होती है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कम अम्लीय लिखा है, ये अधिक अम्लीय होती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट पूछा था ना, नीदर 1 नॉट 2। अच्छा, लेटराइट मृदा में चाय, कॉफी, काजू, सिंकोना आदि की खेती की जाती है, ये चीज याद रखिएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर हम देखें लेटराइट मृदा का, तो वो कहां पर है? वो केरला में है। उसके बाद हम महाराष्ट्र कह सकते हैं। और पश्चिमी घाट के जो आपके ये है राज्य है, वहां पर आपको लेटराइट मृदा मेनली दिखती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। भारत को मुख्यतः 2 द्वीप समूह में बांटा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना ना, करेक्ट स्टेटमेंट। तो भारत को मुख्यतः 2 आइलैंड में 2 द्वीपों में बांटा गया है, तो बिल्कुल ही सही है ये। पहला आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे मैं ए एंड एन लिख दे रही हूं, निकोबार। ठीक है, और दूसरा क्या है बताइए? लक्षद्वीप ना, लक्षद्वीप। आपको पता है अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल में है ये, और लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये अरेबियन सी में है। इतनी चीजें क्लियर होगी आपको। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ही सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, वेरी गुड, एकदम सही है। लेकिन आगे जो दिया गया है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये बताओ ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है? नहीं, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट क्या होगा? केवल एक। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अंडमान। एक क्लास में मैंने आपसे बोला था नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान को आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप अरेंज कर लोगे। सबसे ऊपर तो नॉर्थ है, फिर मिडिल है, फिर लिटिल है, फिर लोअर है, फिर लिटिल है, याद रखिएगा।
परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर नदियां दी गई हैं और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। ये तो बहुत ही पेट प्रश्न होता है, तो आज से क्या करिए, एक एक सहायक नदी को याद करिए, परीक्षा तक सारी नदियां याद हो जाएंगी, एक साथ बर्डन नहीं आएगा। तो बताओ कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, बता पाओगे? बताओ चलो, कृष्णा नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी है? गोदावरी की कौन है? ब्रह्मपुत्रा की कौन है? सोन की कौन है? तो यहाँ पर जब हम कृष्णा की बात करेंगे तो पंचगंगा, ए का 4 तो एक ही जगह दिया। गोदावरी की बात करेंगे वेनगंगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ये आपके जिया भरेली, और सोन की बात करेंगे तो कन्हार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी है, मैंने बताया ना कृष्णा की सहायक नदी पंचगंगा है। इसके अलावा कोयला, मालप्रभा, घाट प्रभा, मूसी, दूधगंगा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। वेनगंगा और गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, ठीक है, याद रखिएगा वेनगंगा। वेनगंगा के अलावा कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, मंजरा भी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। धनसिरी की बात अगर हम करेंगे तो धनसिरी जो है, धनसिरी, जिया भरेली, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित आदि। लोहित दिबांग तो परीक्षा में कई बार पूछा है, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये किसकी है? ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र नदी की है। धनसिरी भी याद रखिएगा, जिया भरेली भी याद रखिएगा, ठीक है। सही है ना क्लास, समझ में आ रहा है ना? बस बहुत अच्छी बात अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कन्हार, रिहंद, उत्तरी कोयला, जोहिला, किसकी सहायक नदी है? ये सब आपकी सोन नदी की सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके शिशु लिंगानुपात के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करिए। तो बताइए, चलिए समय ले लीजिए आप लोग। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दिया है और छत्तीसगढ़ दिया है। देश का शिशु लिंगानुपात क्या है बताइए? 191 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 972 है। तो यहां पे आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम होगा 2, फिर मेघालय होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा 4। यहां पर बी आपका सही उत्तर होगा। सेंसस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिए। ये मार्च के करंट अफेयर पहले हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास, फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब कवर करेंगे। अब तो आपके पास समय है तो अच्छे से पढ़िए। तो बताइए, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया है? यूरोपोल के साथ, इंटरपोल के साथ, यूनिसेफ के साथ, या फिर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है यूरोपोल के साथ। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125, याद रखिएगा 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है? बताइए कहां पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है? समय लीजिए। ए, बी, सी में से आपका क्या सही उत्तर है? सागर में किया है, या फिर डिब्रूगढ़ में किया है, दिसपुर में किया है, जोरहाट में किया है? में किया गया है, कहां पर किया गया है पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? काफी समय मैंने दिया है आपको, जोरहाट में। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। याद रखिएगा 125 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। अगला प्रश्न हम देखेंगे। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया है? अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, या फिर नई दिल्ली में? तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न। इसरो ने कर्नाटक के चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल
के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है? तो बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या लिखा है, RLVLEX, ठीक है। तो ये RLV क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। कौन सा है, नाग है, पुष्प है, पुष्पक है या फिर साक्षी है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पुष्पक लिखा है। तो आप क्या बताएंगे, पुष्पक है, ठीक है। फोटो से याद रखिएगा, खींच लीजिए फोटो को अपने दिमाग में, पुष्पक, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? बताइए, पाकिस्तान को, भारत को, ब्राजील को या फिर अमेरिका को? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को चुना है? तो ITU ने भारत को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उत्तर क्या होगा, भारत, भी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र 2 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर देखिए, त्रिनेत्र ऐप 2.0 का किसने शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? तो ये आपका 3D प्रिंटिंग टेक्निक से बनी हुई पहली मस्जिद है। तो यहाँ पर ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है या फिर अफगानिस्तान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? बताइए, किन ABCD में से किन के बीच में आयोजित हुआ है? तो भारत तो है इसमें, इंडिया तो है, ठीक है। तो A और B में से कोई एक होगा। भारत के साथ यहाँ पर तंजानिया है और मोजाम्बिक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, IMT इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास है। यहां से आप ऐसे देख सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न, स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया, कोलंबो को, बीजिंग को, पेरिस को या फिर नई दिल्ली को? तो दिल्ली को सबसे वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल का दर्जा दिया गया है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में खरीदी जमीन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, महाराष्ट्र, सी सही उत्तर है आपका। देखो, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताओ, सखी, मित्र, शत्रु या फिर सहेली? शत्रु क्यों करेगा यार, सखी, मित्र, सहेली में से एक होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, सखी ऐप जो है वो इसरो ने गगनयान की क्रू के सहायता के लिए लॉन्च किया है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल कौन है? बताइए, देश कौन है? तो विश्व का सबसे खुशहाल देश वो है जहां पर हर कोई फाइन है। तो बताओ, स्विट्जरलैंड है कि नॉर्वे है कि डेनमार्क है कि फिनलैंड है? तो फिनलैंड में सब लोग फाइन हैं, इसी वजह से क्या है, ये सबसे खुशहाल देश है। ये चीज याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, साथ ही साथ करंट अफेयर भी डिस्कस किया। करंट अफेयर्स में मैंने पिक्चर्स इसलिए इंक्लूड की है ताकि पिक्चर्स जब आप लोग देखते हैं तो आपके दिमाग उसकी फोटो खींच लेता है और फिर आपको एग्जाम में याद भी आ जाता है झटके में, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रही हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अच्छा, आप में से जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि मैम आंसर बहुत जल्दी दे देती हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा कि अभी आप लोगों को ठीक लग रही है क्लास की नहीं ठीक लग रही है, ठीक है। बताइएगा, अभी टाइम का तो इश्यू नहीं हो रहा है। और करंट अफेयर तो मैंने देखा आप लोग बहुत खुश हो रहे थे कि मैम करंट अफेयर्स भी आपने इंक्लूड किया है। तो अब हम कुछ कुछ करंट अफेयर्स हर क्लास में इंक्लूड करते हुए चलेंगे ताकि आपका करंट अफेयर का भी रिवीजन हो सके, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल हम एक अच्छा टेस्ट करेंगे। किसी एक सब्जेक्ट को लेके इसलिए नहीं चलते हैं क्लास,
क्योंकि सारे सब्जेक्ट जब कवर रहते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए। आपको भी पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टेस्ट में हमने एक सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस कर लिया हो, तो वो उस टेस्ट की डिमांड पे डिपेंड करता है। और मैं आप लोगों को बोलूंगी, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो, चाहे वो साइंस का हो, एनवायरमेंट का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ज्योग्राफी का हो, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाले सेशन में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, फिर से उसको एक बार रिवाइज करवा देंगे। अब हमें बस रिवीजन करना है, क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, तो याद रखिएगा। तो चलिए, धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। कोई भी परेशानी हो तो हमारे टीम से कांटेक्ट करिए, हम लोग आपकी मदद के लिए हैं। धन्यवाद।